हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। जो कल हम लोग ने हाई कोर्ट पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक है ये जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो लाइक द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद क्विट एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर्स। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट. It is the protector of fundamental rights of the citizens. It is vested with power to interpret the Constitution. Besides, it has supervisory and consultative roles. ठीक है, चलिए jurisdiction and powers दो टर्म है तो दोनों देख लेते हैं. However, the Constitution does not contain detailed provisions with regard to jurisdiction and powers of High Court. Constitution में ऐसा डिटेल में कुछ नहीं दिया गया है हाई कोर्ट से रिलेटेड jurisdiction और powers. It only lays down that the jurisdiction and powers of High Court are to be same as immediately before the commencement of the Constitution. But there is one addition, that it is the Constitution gives a high court jurisdiction over revenue matters, which it did not enjoy in pre-Constitution era. The Constitution also confers by other provisions some more additional powers of high court like writ jurisdiction, power of superintendence, consultative powers, etc. Moreover, it empowers the parliament and state legislature to change the jurisdiction and power of high court. तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को ये है अधिकार है कि वह हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और उसकी पावर को चेंज कर सकता है. ठीक है, एट प्रेजेंट अ हाई कोर्ट इंजॉयज द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स: ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपीलिएट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, द प्रेजेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर of a high court are governed by constitutional provisions, later patent and act of parliament and act of state legislature. Indian Penal Code 1860, Criminal Procedure Code 1973, Civil Procedure Code 1908. अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? इट मीन्स द पावर ऑफ हाई कोर्ट to hear dispute in the first instance, not by way of appeal. It extend the following. इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुनता है पहली बार में बिना किसी अपील के. ठीक है, अब ये कहाँ तक इसका क्या कहते हैं वास्टनेस है, कहाँ तक इसकी एरिया है, कितना बड़ा ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसके बारे में बात करते हैं. क्या क्या इसमें आता है? मैटर ऑफ एडमायरेलिटी, विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब इसमें आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में. ठीक है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी इसी में आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में. डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, मेंबर को इलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ. ठीक है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो एमपीज़ के बीच में जो कभी कभी झगड़े हो जाते हैं उसको इलेक्शन को लेके, वो भी इसी के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं हाई कोर्ट के और स्टेट लेजिस्लेचर. रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स ऑन एन एक्ट ऑर्डर एंड डन इन रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स के को इन्फोर्स करने के लिए सिटीजन के, ठीक है, इन्फोर्स कर सकता है ये. Cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of constitution to its own file. सबॉर्डिनेट कोर्ट के जितने केस हैं उसमें ये इंटरप्रेट कर सकता है. 4 हाई कोर्ट्स, दैट इज कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यू. ठीक है, बिफोर 1973 कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट also had original criminal jurisdiction. This was fully abolished by Criminal Procedure Code 1973. अब बात कर लेते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की. ये मैंने आपको जब अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे आर्टिकल 32, तब मैंने आपको पढ़ाया था. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है और उसके अंदर में क्या क्या आता है. ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं. यहाँ कुछ उसका ओवरव्यू दिया गया है रिट जुरिस्डिक्शन का. तो आर्टिकल 226 के अंदर आता है हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन की पावर्स. ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है? रिट रिट्स का मतलब पावर्स है हाई कोर्ट टू इशू रिट्स. रिट्स क्या होते हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टोरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो फॉर एनफोर्समेंट. ठीक है,
अब ये रीट मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं अपने फंडामेंटल राइट वाले वीडियो में, तो आप जाके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 मेरी वीडियो का विजिट कर सकते हो, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो enforcement of fundamental rights, citizens, and the phrase for any other purpose refer to the enforcement of ordinary legal rights। इसके अतिरिक्त भी और जो लीगल राइट्स होते हैं उनको भी enforce करता है हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट कैन issue writs to any person, authority and government, not only within its territorial jurisdiction but also outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises with its territorial jurisdiction। अगर ये भी मैंने पढ़ा है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर में कोई कुछ भी केस हुआ है या कुछ भी बात हुई है, वहाँ फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है या लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो वह उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है हाई कोर्ट। लेकिन अगर मैटर उसके जुरिस्डिक्शन में हुआ है और कोई बंदा बाहर का है, उसके आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन का, और मैटर यहाँ हुआ है, तब भी वह उस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। रिट jurisdiction of High Court under Article 226 is not exclusive but concurrent with the writ jurisdiction of Supreme Court under Article 32. It means when the fundamental rights of a citizen are violated, the aggrieved party has the option of moving either the High Court or the Supreme Court directly, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों रिट jurisdiction हैं। रिट jurisdiction की पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन इशू करने की पावर्स। तो इसीलिए वह अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो वह डायरेक्टली या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। हाउएवर द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, याद रखना। रिट जुरिस्डिक्शन की पावर हाई कोर्ट की बड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट से। दिस इज बिकॉज क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू इट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट फॉर द अदर पर्पज, दैट इज it does not extend to the case where the breach of ordinary legal rights is alleged। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होने पर रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के साथ साथ अगर लीगल राइट्स का भी वॉयलेशन होता है तब भी वह रिट इशू कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट की पावर बड़ी है रिट जुरिस्डिक्शन के मैटर में बजाय सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। In the Chandra Kumar case 1997, the Supreme Court ruled that writ jurisdiction of both High Court and the Supreme Court constitute a part of basic structure of the Constitution. Hence, it cannot be ousted or excluded even by way of amendment। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितना भी कर लो, जो इतनी रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, इसको किधर भी नहीं ले जा सकता, ना तो इसको बदला जा सकता। क्योंकि ये चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है रिट जुरिस्डिक्शन की, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जिसको आर्टिकल 32 को इसीलिए बोलते हैं रेमेडीज फॉर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपीलिएट जुरिस्डिक्शन की। अपीलिएट मतलब अपील करना, ठीक है। तो हाई कोर्ट हाई कोर्ट इज प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ अपील। इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब ये उनकी अपील सुनता है जो इसके जुरिस्डिक्शन के अंडर में जितने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अंडर में जितने कोर्ट हैं उनकी, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। इट हैज़ अपीलिएट जुरिस्डिक्शन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। अब इसके पास दोनों पावर्स होती हैं, सिविल और क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जितनी भी अपील्स हैं और उनसे रिलेटेड जितनी जुरिस्डिक्शन है उनको सुनने की और उन पे एक्शन लेने की या उन पे जजमेंट देने की। द अपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और ये अपील जुरिस्डिक्शन है, ये इसके जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इससे बड़ी होती है इसकी पावर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिविल मैटर्स क्या क्या होते हैं। सिविल appellate jurisdiction of High Court is as follows. First, appeals from the orders and judgment of district courts. Additional district courts and other subordinate courts lie directly to the High Court, both question of law and fact, ठीक है। Second, appeal from orders and judgment of district court, other subordinate court lie to the High Court in case of involving question of law only, ठीक है। Question of law और subordinate to directly to the High Court on both question of law and fact, ठीक है। Calcutta Bombay and Madras High Court provisions for intra-court appeal when a single judge of High Court has decided a case either under the original or appellate jurisdiction of High Court. An appeal from such a decision lies to division bench of the same High Court, ठीक है। और क्रिमिनल मैटर्स की अगर बात करें तो द क्रिमिनल अपील कैसे की जाती है। अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज वन ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 years।
हाई कोर्ट में जब लाई जाती है क्रिमिनल की अपील, जब उसकी जो इम्प्रिजनमेंट की टाइम होता है वो 7 ईयर से ज़्यादा होता है, तब अपील की जाती है हाई कोर्ट में, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हियर दैट द डेथ सेंटेंस, अगर किसी को मतलब मृत्यु की सज़ा दी गई तो पॉपुलरली नोन एज कैपिटल पनिशमेंट अवार्डेड बाई ए सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट शुड बी कन्फर्म्ड बाई द हाई कोर्ट, तब हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्म किया जाएगा, ठीक है। In the same case specified in various provisions of the Criminal Procedure Code 1973 and the appeal from the judgment of Assistant Sessions Court, Metropolitan Magistrate or other magistrate lie to the High Court, तब मजिस्ट्रेट और उसके और जो सहयोगी हैं उनको हाई कोर्ट में पेश होना होगा क्रिमिनल के साथ। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अ हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड ऑल कोर्ट्स, अब उसके पास सुपरवाइजरी पावर होती है किसको सुपरवाइज करने की, जो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर में जितने कोर्ट आते हैं जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, ठीक है, उनको। ठीक, क्या पावर होती है, कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम देम, मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर देम, प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच बुक्स एंट्रीज counts are to be kept by them, settle fees payment, sheriff other. This power of Supreme of High Court is very broad because it extends to all courts and tribunal whether they are subject to appellate jurisdiction of High Court, ठीक है। It is the revisional jurisdiction. It can be suo motu and not necessary on the application of party, ठीक है। कंट्रोलेबल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर इसका कंट्रोल होता है हाई कोर्ट का। क्या कंट्रोल होता है, इट कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन पोस्टिंग के लिए ये गवर्नर से कंसल्ट करके हाई कोर्ट का जज जो चीफ जस्टिस होता है इसको अपॉइंट करता है, ठीक है। Judicial evidence. It deals with the matter of posting, promotion, grant of leave, transfer and discipline of member of judicial service of the state. और डिस्ट्रिक्ट जज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जितनी भी जुडिशियल की सर्विसेज होती हैं और जितने भी मतलब अपॉइंटमेंट से, प्रमोशन से, पोस्टिंग से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वह सब हाई कोर्ट के द्वारा ही किए जाते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, a court of record high court has two powers. The judgment proceedings and act of high courts are recorded for perpetually memory and testimony. These records are admitted to be evidentiary value and cannot be questioned when produced before any subordinate court, ठीक। Power of judicial review. Judicial review is the power of high court to examine the constitutionality of legislative enactment and executive order of both the central and state government. On examination, if they are found to be violative and constitution's ultra vires, they can be declared illegal or unconstitutional, ठीक है। तो फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा जुडिशियल रिव्यू जैसा टर्म यूज नहीं किया गया है। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 एंड 226 एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन हाई कोर्ट। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट को डिफाइन करते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। हाई कोर्ट की पावर को किससे रिलेटेड, जुडिशियल रिव्यू। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड लीगल इनेक्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है उसकी संवैधानिकता और उसकी क्या कहते हैं लीगल कितना वो लीगल है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। किन ग्राउंड पे, इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल का वायलेशन करता है तो पार्ट 3 में जो आते हैं, इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी विच हैज़ फ्रेम्ड, इट इज़ रिप्यूगेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 curtailed the judicial review power of high court. It debarred the High Court from considering the constitutional validity of any central law. However, 43rd Amendment Act of 1977 restored the original position. 42nd Amendment के तहत 1976 में जो आया उसके तहत हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को हटा दिया गया था, लेकिन फिर से जब 43वां संविधान संशोधन आया 1977 में, तब फिर से वही उसकी पावर को वापस दे दिया गया। जुडिशियल रिव्यू की पावर वापस आ गई हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो इतना ही था हमारा हाई कोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।